नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर 3 दिन में तीसरा नक्सली हमला, 5 जवान शहीद, 8 घायल। दंतेवाड़ा में बारूदी सुरंग में विस्फोट, कांकेर में बीएसएफ कैंप पर हमला। सुप्रीम कोर्ट का भूमि अध्यादेश पर रोक से इनकार, केंद्र सरकार को नोटिस देकर मांगा जवाब, अध्यादेश की वैधता को चुनौती। दिल्ली में डीजल गाड़ियों को 2 हफ्ते की राहत, एनजीटी ने राज्य सरकार से मांगा सुझाव। 7 अप्रैल को 10 साल पुराने वाहनों पर लगी पाबंदी। किसानों को मुआवजे के मामले में यूपी के कई अधिकारियों पर कार्रवाई, किसानों के लिए 1,500 रुपए न्यूनतम मुआवजा तय, विपक्ष ने लगाया धांधली का आरोप। प्रधानमंत्री का जर्मन कारोबारियों को न्योता, मेक इन इंडिया के लिए सहयोग की अपील, कहा दूर होंगी सभी कारोबारी अड़चनें। छत्तीसगढ़ में लगातार तीसरे दिन नक्सलियों ने आज बड़ा हमला किया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की ओर से किए गए बारूदी सुरंग धमाके में सीआरपीएफ के 4 जवान शहीद हुए, जबकि 8 जवान घायल हुए। उधर कांकेर जिले में बीएसएफ कैंप पर भी आज एक हमला हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर नक्सलियों ने सोमवार को दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में हमले को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में लोक सुराज अभियान के पहले नक्सली वारदातों में तेजी आ गई है। दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को गश्त पर जा रहे सीएएफ के जवान नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए। करीब 2 किलोमीटर दूर चोलनार से किरंदुल की ओर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। काफी हैवी ब्लास्ट था और जिसमें टोटल 11 जवान थे और वो सभी इंजर्ड थे। उनको तत्काल पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि जो क्रिटिकल थे शायद 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं। कांकेर में भी सोमवार को नक्सलियों ने बीएसएफ के कैंप पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक छोटे बेटिया शिविर में किए गए इस हमले में एक जवान शहीद हो गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी भी मारा गया। मौके से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। एक्सचेंज फायर के दौरान फिर नक्सली जंगल उसका पहाड़ी का फायदा लेके वहां से भाग गए हैं। हम लोगों ने नक्सली गश्त वहां पर अपनी सर्चिंग वहां बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से सख्ती से निपटने की बात कही है। वहीं कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने नक्सली घटनाओं पर चिंता जताई है। We need to deal with the situation with much more, enhanced capability and needs to be more vigilant and alert because the Maoists are shifting their tactics and they are, going much more intensive in recent few months. So we have to understand that issue and then respond it appropriately. नक्सलियों ने रविवार को कांकेर में खनन कार्य में लगे ट्रक और दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। उन्होंने करीब 17 वाहनों में आग लगा दी। नक्सलियों ने इससे पहले शनिवार को सुकमा जिले में गश्त पर जा रहे एसटीएफ जवानों पर घात लगाकर हमला किया। इसमें 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 10 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ वहाँ के स्थानीय संवाददाता करीमुद्दीन शेख साहब ऑनलाइन पर हैं। शेख साहब, दंतेवाड़ा हमले को लेकर किस तरह की खबरें और क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है? अभी देखिए कि अभी इलाज के दौरान एक जवान और शहीद हो गया मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में, क्योंकि 4 जवान वहाँ घटनास्थल पर शहीद हुए थे और जैसे ही जगदलपुर लेके आए मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू हुआ तो एक जवान और शहीद हो गया। शहीद होने वालों की संख्या 5 हो गई और 7 जवान घायल है, जिसमें से एक गंभीर बताया जा रहा है। और बाकी, क्योंकि लगातार मैं कहूं पिछले 3 दिनों में ये लगातार हमले हो रहे हैं, किस तरीके से अब एहतियाती कदम और उठाए जा रहे हैं वहां पर? देखिए अब क्या हो रहा है कि एहतियाती कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक है और नक्सलियों की रणनीति जबरदस्त है। हाल ही में जो सुकमा में जो कल घटना हुई थी, वहाँ पीडमिल में नक्सलियों के एक बटालियन, जबकि सबको मालूम था, उसके बावजूद 55 जवान जाना एक प्रश्न पैदा करता है। दूसरी ओर नक्सली अपनी रणनीति अलग अलग बना रहे हैं, पुलिस अपनी रणनीति बना रही है। इसको लेके जो भाव भेद जो चल रहा है, इसमें काफी धोखेबाजी भी हो रही है और नक्सली बराबर निगाह रखे हुए, उनकी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। और वहां पर क्या और भी जो मैं कहूं कि सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और सर की जो खबरें मिल रही थी राज्य सरकार की ओर से और ज्यादा बटालियन भेजने की बात हो रही थी, क्या उसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है? देखिए क्या हुआ कि कल रात जो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी है यहाँ पर
उच्च अधिकारियों की एक बैठक ली जिसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सब मौजूद थे। उन्होंने सारे लोगों को हिदायत दिया, उसके बावजूद आज एक घटना हुई। एक बड़ा मतलब ठेस पहुंचा है सरकार को भी, और आज सारे लोग थोड़े से परेशान भी नजर आ रहे हैं कि हम इधर हाथ बढ़ा रहे हैं तो इधर नक्सली कुछ कर रहे हैं। लगातार गश्त हो रहा है क्षेत्र में और बटालियन की कमी नहीं है, हेलीकॉप्टर की कमी नहीं है, और फिर भी अभी 2 बटालियन आने की बात थी और शीघ्र पहुंचने वाली है। चलिए शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखते हैं हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के कारोबारियों से कहा है कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने विकसित देशों से इस मौके का उपयोग करने के लिए मेक इन इंडिया मिशन में शामिल होने की अपील की। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ प्रधानमंत्री की शिखर वार्ता कल होनी है। जर्मनी के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हनोवर व्यापार मेला में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद थीं। पूरे विश्व का आज भारत पर ध्यान केंद्रित हुआ। 3 प्रमुख बातें, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिमांड, वे पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को भारत जर्मनी बिजनेस समिट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कारोबारियों को बताया कि भारत में 2022 तक 5 करोड़ से ज्यादा मकान, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण होगा। मैं समझता हूं कि एक दूसरे को देखने के बाद, एक दूसरे को जानने के बाद, साथ चलने का इरादे के साथ आने वाले दिनों में भारत और जर्मनी, ये दोनों देशों की कंपनियां पूरे विश्व के सामान्य से सामान्य मानवीय के कल्याण के लिए किस प्रकार से नए इनोवेशंस करके आगे आ सकती हैं। भारत में विदेशी निवेश करने वालों में जर्मनी 8वें नंबर पर है। 600 से ज्यादा जर्मन कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि वे पश्चिमी देशों की तकनीकी क्षमता और पूंजी से भारत के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करें। सोमवार शाम हनोवर से बर्लिन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने मशहूर सीमेंस कंपनी का भी दौरा किया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री के जर्मनी दौरे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान मीरा शंकर जी, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। मीरा जी, स्वागत है आपका। भारत और जर्मनी के बीच में अगर कहूँ रिश्तों को लेकर खास तौर पर इस दौरे से क्या वो बड़ी उम्मीदें हैं जो आपको लगता है कि शायद जिन पर बातचीत होगी या फिर कुछ नेगोशिएशंस के बाद अल्टीमेट एक डिसीजन हो सकता है? ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है जर्मनी को, ये आर्थिक रिश्तों पर केंद्रित है, क्योंकि भारत हनोवर फेयर जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक फेयर है, उसमें पार्टनर कंट्री है और 400 से ज्यादा इंडियन कंपनीज उसमें भाग ले रही हैं। 14 प्रांत के प्रदर्शन हैं वहां पे। और ये जो है भारत का जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें तो जर्मनी एक ऐसा देश है जो मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल आगे है। जबकि कई देश यूरोप में जैसे कि यूके मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पिछड़ गए थे, उनकी इकोनॉमी सर्विसेज पे निर्भर है। जर्मनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग जारी रखा, तो बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग, मशीनरी, एडवांस्ड टूल्स, ये सब जर्मनी में बनते हैं। और अगर भारत अपना मेक इन इंडिया को आगे ले जाना चाहता है तो जर्मनी एक बहुत अच्छा उनका साझेदार बन सकता है इसमें। अब तक मैं कहूं कि मीरा जी, जिस तरीके के आंकड़े हैं 2014 तक जो है टोटल मैं कहूं जो व्यापार है $16.8 अरब का दिखता है। और अगर मैं पार्टनरशिप के लिहाज से देखूं ट्रेड को लेकर, तो जर्मनी से कई ज्यादा छोटे देश भारत के साथ कई गुना ज्यादा व्यापार करते हैं। कैसे आप देखते हैं कि कहां पर हमें पीछे रहे हैं आर्थिक रिश्तों को लेकर, और अब
क्या ऐसा होने जा रहा है जिसके चलते शायद हम उसको कई गुना आगे बढ़ाने की बात करें या टारगेट ले रहे हैं? ऐसा है कि 2013 में शायद इंडिया और जर्मनी का व्यापार करीब 13 बिलियन डॉलर था 2013 में। हाँ, और 15 बिलियन, सॉरी 15 बिलियन, और उससे पहले पिछले साल 16 बिलियन टच कर गया था। पर ऐसा है काफी बढ़ा है इन सालों में। हाँ, पिछले 3-4 साल में थोड़ा सा ग्रोथ दिखी है। हाँ, क्योंकि पहले जब मैं वहां गई थी एम्बेसडर बनके, तब करीब 5 बिलियन था, और 5 बिलियन से लेके 16, और अगर आप यूरोप में देखें तो जर्मनी हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। और जो टेक्निकल कोलैबोरेशंस हैं बाहर की कंपनियों के साथ, उसमें जर्मनी का दूसरा स्थल है यूएस के बाद। काफी भारतीय कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जर्मनी से टेक्नोलॉजी पाई है, और काफी ऐसी भी हैं जिन्होंने जर्मनी में कंपनीज खरीदी हैं। और ये भी एक ऐसा मौका है, क्योंकि जर्मनी में जो छोटी और बीच की कंपनीज जो है, मिटलस्टन जो कहलाता है, ये बहुत मजबूत है। तो छोटी छोटी कंपनियों के पास भी सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल सकती है। तो अगर भारतीय कंपनीज वहां देखें किसी क्षेत्र में कि अगर वो खरीद लें कंपनीज को, वो भी एक मौका है। तो जिस तरीके से भारत अब मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रहा है, तो मुझे लगता है कि मौका है दोनों देशों को रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए। कुछ जानकार ये भी कहते हैं मीरा जी की जो चाइना है, पिछले साल तक उसके अगर आंकड़े देखें, जर्मनी के साथ $154 अरब का है व्यापार। भारत कई गुना पीछे दिख रहा है, और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए हम कहीं चीन के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, उसके करीब तो नहीं, लेकिन अगर उसके आधे के आसपास भी कहीं पहुंचते हैं अगले 5 सालों में, शायद एक बड़ा लक्ष्य हम कह सकते हैं जो हासिल करेंगे। ये मुझे थोड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है अभी। खाली 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम कुछ बनाते हैं हिंदुस्तान में, वो ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स। बाकी और टेक्सटाइल्स भी है। बाकी जिस हद तक लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होनी चाहिए थी, वो नहीं है। वो हमारी कुछ नीतियों की वजह से, क्योंकि ऐसा है, हमारी जो जमीन है बहुत महंगी है, खरीदना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत अड़चने हैं। हमारी जो फाइनेंस है वो बहुत महंगी है। अब यूरोप में देखिए 0 इंटरेस्ट पे मिल रहा है, यहाँ पे कोई अगर बैंक के पास जाता है उसको 17% देना पड़ता है। और फिर हमारी बिजली भी सबसे महंगी है उद्योग के लिए, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर्स को सब्सिडाइज करते हैं। तो कहीं यानी कि माना जाए कि जो अब तक की स्थिति रही है उससे अलग दिख रहा है इस वक्त जर्मनी का, और जिसको लेकर प्रधानमंत्री महोदय ने साफ तौर पर कहा भी है कि जो तमाम अड़चने हैं उनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके के लॉ जिसका जिक्र आपने किया कि जो हमारे पास पॉलिसी है या फिर हमारे पास जो रूल्स रहे हैं, क्या उनमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है? क्योंकि चाइना को लेकर बार बार जब एग्जांपल दिया जाता, कहा जाता कि वहां के रूल्स, लेबर लॉ से लेकर दूसरे जो टैक्सेशन को लेकर है, वो तमाम बहुत ज्यादा फर्क है हिंदुस्तान और चीन में। काफी फर्क है, और खास तौर से जब चीन अपना जो है शुरू कर रहा था राइज, तब तो जैसे लेबर में तो कोई लॉज थे ही नहीं। मतलब यूनियंस कुछ नहीं, आपने लगाई फैक्ट्री और फिर जब नहीं चली या कहीं और थोड़ी सस्ती हो गई लेबर, वहां बंद करके दूसरी जगह लगा दी। अब वो भारत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र हैं। हमें लोगों को साथ लेके चलना है, और यहाँ पे बहुत गरीब लोग भी हैं, उनको भी साथ लेके चलना है, उनका ध्यान भी रखना है। तो हमारी प्रगति कभी कभी थोड़ी इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ऊपर से नीचे डंडा मार के नहीं हो सकती। कि हमें उसके लिहाज से अपने नियम कायदे बनाए हैं, और उसके लिहाज से हमें अपना फ्यूचर के प्लानों करना है। ये भी कहा, अब जो भारत की जो क्या कहे स्ट्रेंथ्स हैं, वो ये हैं कि एक तो आर्थिक तौर पे भारत काफी अच्छा
भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है, मजबूत दिख रही है। दुनिया में अगर आप देखें तो सभी लोग कई बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं या उन्नति नहीं हो रही है। भारत एक ऐसा देश है इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी जहां बढ़ावा हो रहा है, चांसेस हैं, पोटेंशियल दिख रहा है। IMF वगैरह ने कहा है कि हो सकता है भारत दुनिया का सबसे उत्तेजित तेजी के साथ बढ़ने वाला देश है। मीरा जी, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि काफी संभावनाएं हैं और लगता है कि जो पिछले 2-3 साल में ग्रोथ रही है दोनों देशों के बीच व्यापार में, उसमें और तेजी आएगी। कुछ अड़चने जरूर हैं जिसको खत्म करने का जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। रूहानियत की दुनिया और कव्वालियों का संसार। अलिए मुर्तज़ा मुश्किल कुशाए शेर यज़दाने। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट रंग महफिल बरेली में कव्वाली, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भूमि अधिग्रहण पर दोबारा जारी अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। किसान संगठनों की याचिका पर अदालत ने सरकार से अध्यादेश लाने की वजह पूछी है और 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका में दोबारा अध्यादेश लाने को असंवैधानिक और सरकार के अधिकार क्षेत्र से परे बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों के भीतर पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। किसान संगठनों और एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से अध्यादेश को दोबारा जारी करने की वजह पूछी है। हमने ये था कि जब लोकसभा में ये बिल पास हो गया है और राज्यसभा में टेबल हुआ था, तो आपको ऑर्डिनेंस रीप्रमलगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। किसान संगठनों ने भूमि अध्यादेश को फिर से लागू किए जाने को असंवैधानिक और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से परे बताया है। भारतीय किसान यूनियन, ग्राम सेवा समिति, दिल्ली ग्रामीण समाज समेत कई संगठनों का कहना है कि संसद की विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एक के बाद एक अध्यादेश लागू करना संविधान का उल्लंघन है। सरकार से तो उम्मीद नहीं रही, लेकिन न्यायालय से उम्मीद है और हमने यहाँ पर डाला है। ये पूर्ण रूप से उम्मीद है कि किसानों के हक में ये फैसला होगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सवालों का सरकार जवाब देगी और राज्यसभा से भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने की सभी अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा। अधिग्रहण बिल के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, केवल अध्यादेश को लेकर इस समय जो दोबारा जो अध्यादेश दिया गया उसको लेकर कुछ कानूनी और तकनीकी सवाल किए गए हैं और सरकार समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी जो भी जवाब होगी वो पेश करेगी कोर्ट के सामने। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में संख्या बल में कमी की वजह से भूमि विधेयक पेश ही नहीं किया था। इसीलिए बजट सत्र के दौरान राज्यसभा का सत्र अवसान करके 5 अप्रैल को दोबारा अध्यादेश जारी किया गया। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम के तहत बने इस अधिनियम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए नए नियुक्ति आयोग की स्थापना होगी। यह आयोग जजों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था की जगह लेगा। न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को पिछले साल अगस्त में संसद की मंजूरी मिली थी। संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इस विधेयक को आधे राज्यों की मंजूरी भी मिल चुकी है। राष्ट्रपति की विधेयक को मंजूरी भी मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस आयोग के गठन को चुनौती दी गई है और यह मामला फिलहाल 5 जजों की बेंच में लंबित है। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी का आदेश 2 सप्ताह के लिए टल गया है। दिल्ली सरकार की अर्जी के बाद राष्ट्रीय हरित
अधिकरण यानी कि एनजीटी ने आज ये आदेश दिया। उधर रोक के फैसले के खिलाफ दिल्ली में ट्रक वालों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। डीजल वाले 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलने के लिए 2 सप्ताह की और मोहलत मिल गई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को एनजीटी को बताया कि इन वाहनों पर पाबंदी के आदेश पर अमल में कई कठिनाइयां आ रही हैं और उसे अधिक समय की जरूरत है। सरकार के मुताबिक इस आदेश से जरूरी सेवाओं मसलन सब्जियों की आपूर्ति और कचरा उठाने के काम पर भी असर पड़ेगा। काल प्रभाव से इसको लागू किया जाता है तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी सेवाएं जो जरूरी सेवाएं हैं वो बाधित हो सकती हैं। उसमें जल बोर्ड की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 10 साल से पहले की हैं। एम्बुलेंस है वो भी 10 साल से, कई एम्बुलेंस हैं जो पहले से हैं। बाहर से जो दूध की सप्लाई आती है दिल्ली के अंदर वो प्रभावित हो सकती है। रोजाना की जो हरी सब्जियां दिल्ली में आती हैं उसका प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा। सरकार की अर्जी के बाद एनजीटी ने ये आदेश दिया, लेकिन साफ किया कि ये मोहलत सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है। 7 अप्रैल को एनजीटी ने डीजल वाले 10 साल से अधिक पुराने वाहनों के दिल्ली एनसीआर में चलने पर रोक लगा दी थी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर या तो वो पूरा रिव्यू करने के लिए स्टे देते, दिल्ली सरकार को कोई समय देते कि आप अपनी कोई पॉलिसी लेके आइए कि आप इसके लिए क्या करेंगे, और या केंद्र सरकार को वो बोलते कि जी इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाइए, उस पॉलिसी के आधार पर हम कुछ काम करेंगे। अभी तो जस्ट मेरा हिसाब से उन्होंने हमारी हड़ताल को कमजोर करने, हमारा जो काम करने का जज्बा जो हमने बंद करने का करा था उसको उन्होंने कमजोर करने के लिए शायद ही ऑर्डर दिया है। उधर इस फैसले को लागू करने का एक्शन प्लान बनाने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्तों की सोमवार को राजधानी में बैठक हुई। दिल्ली में करीब 75 लाख वाहन हैं और हर दिन 1400 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। इनमें से डीजल से चलने वाली गाड़ियां अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। इस वजह से दिल्ली की हवा में प्रदूषण सामान्य से 9 गुना अधिक हो गया है। अनु दीवान के साथ रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। तबाह फसलों के मुआवजे के मामले में तमाम राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। यूपी के फैजाबाद, इलाहाबाद और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में किसानों को 100 रुपए से भी कम का मुआवजा दिया गया। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने किसानों को न्यूनतम 1500 रुपए मुआवजे का ऐलान किया और लापरवाही के लिए कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। बेमौसम बारिश से तबाह फसलों के बाद मुआवजे की ये रकम किसानों के साथ मजाक से कम नहीं। किसानों को कहीं 75 रुपए तो कहीं 100 रुपए के चेक जारी हुए। अब इस दोहरी मार से किसान निराश हैं। पत्थर से गिर के नष्ट हो गए। उनके बाद हमने सुना कि सर्वे हुई, सर्वे में कोई का इतला नहीं हुआ और उसके बाद हम शाम तक बैठे रहे वहाँ कि मंत्री जी आएंगे तो मिलेगा, तो हमको 75 रुपए के चेक मिले। किसानों के साथ मजाक हुआ है और किसानों को जितना किसान भीख देता है, भीख के बराबर भी सरकार ने किसानों को भिखारी से भी बेहतर किसानों को समझाया, जबकि किसान सबका पेट भरता है। मुआवजे की रकम को लेकर किसानों के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार की आलोचना की है, जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी इसे अधिकारियों की लापरवाही बता रही है। देखिए, हमारी सरकार ने रुपया रिलीज किया, एक मानक है, मानक के अनुसार फसल जितनी क्षति हुई उसके हिसाब देना चाहिए। अगर 100 रुपए दिया गया ये तो मजाक है, और मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारी जिन्होंने सब किया है उनके खिलाफ राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो स्वाभाविक है, यथा राजा तथा प्रजा, कर्मचारी भी उसी प्रकार के संवेदनशील है। पूरे प्रदेश में बिना सुविधा शुल्क के कहीं आकलन नहीं हो रहा। खेत पर जाकर खेत को इकाई मानकर किसान के साथ खड़ा होकर आकलन नहीं हो रहा। चौतरफा आलोचना के बाद राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे के नए नियमों का तुरंत ऐलान किया। कुछ लेखपालों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। मेरे को मीडिया के माध्यम से पिछले 2 दिन से समाचार आ रहा था, फैजाबाद जिले में और एक आधे और जनपद की बात आई कि वहां बहुत कम धनराशि की चेक जो है वो बांटी गई है, 100 रुपए 200 रुपए ऐसे करके बांटी गई है। इसमें वहां संबंधित, अभी मेरी कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने संबंधित लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, एक्शन ले लिया है। फरवरी से अब तक बेमौसम बारिश और ओलों ने उत्तर भारत के कई राज्यों में रबी की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाया है। केंद्र सरकार के शुरुआती अनुमान के मुताबिक देश में करीब 85 लाख हेक्टेयर की फसलें तबाह हुई हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को मुआवजे की राशि में 1.5 गुना की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
संसद में प्रश्नकाल के दौरान अवरोध रोकने पर सुझाव के लिए बनी समिति जल्द ही लोकसभा स्पीकर को अपनी सिफारिश सौंपेगी। समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की अगुवाई में आज समिति की आखिरी बैठक हुई और बैठक के बाद कुरियन ने कहा कि इन सुझावों से प्रश्नकाल को अवरोध से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सांसदों को प्रश्नकाल के दौरान ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। It depends on the members. No, rules or regulations just cannot stop this kind of disruptions. But however, we have given some recommendation which will be useful and beneficial in reducing the disruption. That is what we think. खुदरा महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मार्च में घटकर 5.17% हो गई थी। सीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक ये कमी खाने पीने की चीजों, खासकर दूध और सब्जियों की कीमतों में गिरावट के चलते हुई। मार्च में ग्रामीण इलाकों की महंगाई दर फरवरी के 5.79% के मुकाबले घटकर 5.58% हो गई। वहीं शहरी इलाकों की महंगाई दर 4.75% हो गई। भारत और उत्तर कोरिया के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हो रही है। पहली बार उत्तरी कोरिया के विदेश मंत्री री सुंग यांग 3 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ लंबी चर्चा हुई। पाकिस्तान का करीबी समझे जाने वाले उत्तरी कोरिया के सामने भारत ने अपनी सुरक्षा चिंताएं रखी। कोरिया ने भारत की इन चिंताओं का ख्याल रखने का भरोसा भी दिया है। उत्तर कोरिया ने भारत से आर्थिक मदद भी मांगी है। भारत ने उस पर विचार करने का भरोसा दिया है। कोरिया के विदेश मंत्री उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिले और दोनों नेताओं ने आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा उत्तर कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव दूर करने पर भी बात की। मशहूर लेखक और पत्रकार ओम थानवी को 2014 के बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया। उनकी किताब मोहनजोदड़ो के लिए उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा हुई है। इस किताब में उन्होंने भारत की इस प्राचीन सभ्यता से जुड़े तथ्यों को रोचक तरीके से पेश किया है। थानवी को आम बोलचाल की भाषा में कहानी कहने के लिए जाना जाता है। ओम थानवी जनसत्ता अखबार के संपादक हैं। तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2014 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार 27 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 14 से 20 दिसंबर 2014 को संपन्न हुई थी। चीन ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी भागीदारी के पक्ष में है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए योजना पर काम करेगा। चीन के मुताबिक भारत तेजी से बढ़ता विकासशील देश है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसका कद लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। हिलरी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी पेश की है। वो 2008 में भी इस दौड़ में थीं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के दावेदार के लिए बराक ओबामा से वो हार गई थीं। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होंगे। मिस्र के उत्तरी सिनाई क्षेत्र में 2 अलग अलग बम धमाकों में 11 सैनिकों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये धमाके आतंकवादी संगठन अंसार बीत अल मकद्दिस की पकड़ वाले इलाके में हुए। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में मोरक्को के दूतावास के बाहर आज एक बम धमाका हुआ। धमाके से कुछ देर पहले ही दूतावास की इमारत पर हमला हुआ था। पुलिस ने बताया कि बिन आशूर इलाके में स्थित मोरक्को दूतावास के गेट के नजदीक ये बम विस्फोट हुआ। बम एक बैग में रखा था। रूस के खाकासिया क्षेत्र में जंगल में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। आग से हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। खाकासिया की सरकार ने बताया कि 78 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेंसेक्स ने 1 महीने बाद फिर से 29,000 के स्तर को पार कर लिया। सेंसेक्स 165 अंक की बढ़ोतरी के साथ 29,044 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 54 अंक की बढ़त के साथ 8,834 अंक पर पहुंच गया। फरवरी में आईआईपी के 9 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंचने से बाजार में ये तेजी आई।